सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि हम शुरू कर रहे हैं 1000 की ये टेस्ट सीरीज। आपको कैसी लग रही है? और इस टेस्ट सीरीज से आपको 100% बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। 1000 की टेस्ट सीरीज है और ये 1000 टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर करेंगे हमारे साथ में एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फिर लेकर के आया हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन रुकने ना पाए, थमने ना पाए, चलते रहें। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले नंबर 1 पर चले आइए। 31 इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि 4 KMnO4 लिए हैं। ठीक है, 4 KMnO4 इसने लिए हैं और 4 KMnO4 लेने के बाद N2H4, ठीक है, हाइड्रोजीन बोलते हैं, और हाइड्रोजीन की H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन की है तो प्रोडक्ट MnSO4 N2 गैस निकली, सोन, ये सब बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आखिरकार यहाँ पर बैलेंसिंग, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बैलेंसिंग को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। बैलेंसिंग को प्रेफरेंस देने का मतलब वैल्यू ऑफ n और x को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सब तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन को चेक करता हूँ तो यहीं से पकड़ में ये आ जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी N2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे। बाकी कहीं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो सिंपल सा अगर मैं एक काम ये कर लूँ कि N की इनमें से गिनती 1 रख करके देखता हूँ कि 1 हो गया तो यहाँ 1N2 कर दूँ, H फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पर X की जगह पर 2 लें तो 4 हो गया, और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ 16 नहीं बैलेंस हुआ। मतलब हमें 32 हाइड्रोजन 32 चाहिए, और 32 6 दूनी 12 और 5 चौको 20, यानी 5 चौको 20 और 12 20 और 12 हो गए आपके 32। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि n की वैल्यू 5 लानी पड़ेगी और x की 6 लानी पड़ेगी, तभी ये हमारे हाइड्रोजन 32 हो पाएंगे। है ना सुपर ट्रिक? एक बार में आपने केवल हाइड्रोजन देखा और बैलेंस कर दी, और पूरी इक्वेशन अगर आप बैलेंस करने बैठेंगे तो फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। केवल हाइड्रोजन की वैल्यू को चेक करके आप इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं, इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग K2Cr2O7 बाई आइडियोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। इसका तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो Na2H2O3 है ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O4 में टेट्राथायोनेट में भी, लेकिन SO4 में यहाँ पर कन्वर्ट होगा और वो Cr डाई पॉजिटिव आयन में। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आता है, तो अगर हम Cr2O7 को कन्वर्ट करते हैं तो ये 2Cr ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर प्लस का 6 आ जाता है, प्लस का 6 आ जाता है, और यहाँ पर प्लस का 3, यानी डिफरेंस यहाँ पर 2 का मतलब 6 का है। तो सिंपल सी बात हुई कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो एटॉमिक मॉलिकुलर वेट को 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा? बी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Ba, यानी कि बेरियम क्लोरेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल करके आएगा Cl का, ये देखना है। तो कुछ नहीं करना है, ClO3 के ऊपर आपको 2 नेगेटिव लगा देने हैं, और जब यहाँ पर 2 नेगेटिव लगा देंगे तो अब आप 3 दूनी 6 में से 2, यहाँ पर Ba के ऊपर डाई पॉजिटिव है ना, तो अब ये Ba है नहीं, इस पर एक ही नेगेटिव होगा ना, क्योंकि कारण ये है कि इसका होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो एक नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 1 गया, यानी 5 प्लस का 5, और यहाँ पर आंसर आपका फिर ए आना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर होगा भाई। ये इज इक्वल टू, इसमें x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 आंसर आपका आ जाएगा। है ना सुपर क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करते रहें, और मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज से जरूर जुड़िए, और जुड़ने के बाद आपको बेनिफिट 100%
होगा, क्योंकि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लगातार जीआईसी में भी सिलेक्शंस हैं, एरोमा से आपके जीआईसी में भी सिलेक्शन है, एरोमा से आपके उत्तराखंड पीजीटी में भी सिलेक्शन है, एरोमा से आपके यूपी पीजीटी में है, और एरोमा से आपसे बिहार पीजीटी में भी सिलेक्शन है, एरोमा से आपके झारखंड पीजीटी जीएसएससी में भी सिलेक्शन है, और एरोमा से ही आपके नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी सिलेक्शंस हैं। तो अब आप ये जानिए कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो छोटा तो है लेकिन बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस के साथ में है। 34th वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34th वाला कह रहा है कि अगर हम HCuCl2 यानी कि यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का जो एसिड है वो हमने लिया है और उसको अगर हमने वाटर के साथ डाइल्यूट किया तो ये कंपाउंड इस किसका है। तो आप सिंपल से देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर आपका ये मेटल यहाँ पर प्लस हो गया कॉपर, तो ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर ये डिसप्रपोर्शनेशन का सीधा सीधा एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, तो समझना नहीं है, सोचना नहीं है। डिसप्रपोर्शनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 जा रही है, +1 जा रही है, 0 जा रही है, +2 जा रही है, तो डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हमें इसको बता करके समझाना है। तो है ना सुपर क्वेश्चन, तो जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है भाई साहब। कौन कौन लोगों की उंगलियां कांप रही हैं कमेंट करने से, वो लोग पीजीटी में अपना ध्यान जरूर रखें। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, इसमें आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल करके आएगा भाई। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो आयरन की 0 आती है, 0 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 आती है, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, -0 +10 कर दीजिए तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों सीरीज बढ़िया लग रही है ना, मजा आ रहा है ना आपको। तो अगर आप चाहते कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहे और आप तैयारी भी जबरदस्त करते रहें तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बेनिफिट जरूर कराएंगे हम एग्जामिनेशन तक। चलिए, टेट्राएमीन प्लेटिनम थर्ड, टेट्राएमीन हो जाए प्लेटिनम। अब हमारे एक भाई हैं, मित्र हैं हमारे, और हमसे पढ़ते भी हैं। हम उनको मित्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग जितने भी साथी हमसे पढ़ते हैं वो अब बात इस चीज का ध्यान दें। देखिए सर, आप देखिए, नाम लेना उचित नहीं लेकिन आप इंडिकेट कर दिया है मैंने किसके लिए मैं बोल रहा हूं। टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो यानी ये कंपाउंड भैया ये पूरा एक कंपाउंड है। आपने हमें बताया था ना कि सर ये कंपाउंड 2 है, ये 2 नहीं है भाई साहब, ये एक कंपाउंड है। दोनों में प्लेटिनम यहाँ पर ये लिया हमने। अब यहाँ PtCl4 ले लिया। देखो आप भी देखो, जिन्होंने एग्जाम्पल को गलत तरीके से हमें रिप्रेजेंट करके दिया था और बताया था कि सर आप इसे देखिए, उन्होंने यहाँ 6 कर दिया था, तो वो भी भाई हमारे देखें। देखो अब यहाँ पर क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पर प्लेटिनम ये -1 है क्लोरीन की, तो इसका मतलब प्लेटिनम को हमने क्या काम किया, यहाँ पर प्लेटिनम को क्या किया, x मान लिया। अब x क्या हो गया, ये 2x हो गया, 2x - 4 = 0 हो गया, तो यहाँ पर x = +2, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भैया यहाँ पर 2 आ रही, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए अब आप कहोगे अगर ये डिफरेंट भी होते तब भी ये मेटल होते, अगर ये डिफरेंट होते तब भी ये मेटल होते, और मेटल होते तो उनको एज ए मेटल हम लोग दोनों को x ही मान करके कैलकुलेशन करते। ये बात भी आप ध्यान दीजिए, जिम्मेदारी के साथ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये बात आप नोट करो, बाबा हमारे हों या बाबा हमारे भैया के हों, दोनों के बाबा तो एक ही हैं भाई साहब, ये भी आप जान लो, या फिर हमारे पिताजी के चाचा भी हमारे बाबा हो गए, तो अब दोनों बाबा आ गए, दोनों की पावर बराबर है घर में। ये बात ध्यान देना, अगर परिवार कंबाइन है तो पावर बराबर है। वही चीज है कि मेटल डिफरेंट भी हो गए तब भी उनका नेचर मेटल का ही रहेगा, बदलेगा नहीं। Which of the following complex ion has no d electrons in the central metal ion? किसमें d इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल मेटल आयन में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, आपको बताने की कोशिश करूंगा। Which of the following complex ion has no d इलेक्ट्रॉन? अब नहीं वाली बात आ गई, यहाँ पर मामला खतरे में चला जा रहा है। तो अगर मैं इनमें देखता हूं, इनमें तो मुझे पहले ही पता है कि कोबाल्ट पे 3+ लगाओगे डी में इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे, Mn पर 4 नेगेटिव में मतलब 2+ लगाओगे बी डी में आ जाएंगे,
जाएंगे। भाई Mn के केस में जाओगे तो यहाँ पर 3D 5 और 4s 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो D में 5 आ गए। यहाँ पर चेक करोगे तो आपका हो जाएगा, कोबाल्ट का 27 होता है, 3D 7 और 4s 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 लग गया, तो यहाँ पर भी आपके आ गए 6 आ जाएंगे, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को चेक कर लेते हैं। हमें खतरा इसी में दिख रहा है, ये x मान लो माइनस का 4 दूनी 8 हो गया और इज इक्वल टू -2 हो गया, तो इसका मतलब क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन x इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस की 6 आ गई है, और प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने लगा दी क्रोमियम में, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आर्गन ही बचेगा। D3D में 5 होते, 4s1 में सब 0 हो जाएंगे। तो भैया कितना सुपर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करिए कि किसमें D इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो फिर जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको लगातार बताया है कि ये सब क्वेश्चन आपको जब बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे और ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने पूछ लिए हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3D में आपके हो जाएंगे, आयरन का होता है आपका 26 होता है, इसके केस में देखो ये आयरन में 26 होता है, और 26 में यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3D6 4s2 होता है, तो 3D5 यहाँ पर 5 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। FeF6 में आ जाइए, FeF6 ये सॉरी, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, वेरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा दे रहा है। तो तब भी अगर मान लो 3D यहाँ पर आपके से 3D 5 हो जाते हैं, 3D 5 हो जाता है, तो जब पेयरिंग करेगा 3D 5 तो एक अनपेयर्ड बचेगा। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हो गया आपका 6 होता है ना, तो 3 1 2 3 4 और एक 5 हो गए, और एक अगर यहाँ तो एक अनपेयर्ड बचेगा, अगर इधर जंप करा दो तो एक अनपेयर्ड बचेगा, तो इसका मतलब ए वाले का सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर तो ए वाले के आगे हम सेकंड नोट कर देते हैं। ये बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यानी ए वाले का आएंगे 2 अनपेयर्ड, तो ए वाले एक अनपेयर्ड आएगा, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। समझ गए, ये एक अनपेयर्ड, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया ना। यहाँ पर एक अनपेयर्ड आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कहीं सोचे कि 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड नहीं है, एक अनपेयर्ड आएगा, ये वाला। चलिए, अब FeF6 जो वीक लिगेंड है, अब वीक लिगेंड में सब यहाँ 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे, तो इसका मतलब इस वाले का ऑप्शन का जो है वो मैं कलर दे दे रहा हूँ, इस वाले में 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे, ये वाला हो जाएगा, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें 2 ऑप्शन मैच कर दिए, यानी कि ए ये वाले मैच हो गए। अब थर्ड का चलो मैच कर लेते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट पे अभी मैंने लिखा था, कोबाल्ट कैसे पहले वाला क्वेश्चन भी था, 3 कर दिए तो 7 हो गए, और ये यहाँ पर कोबाल्ट में अमोनिया जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करने लगता है, तो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड बचेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन कोई अनपेयर्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग है ना, पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग करा दे तो कोई अनपेयर्ड नहीं बचा, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा 0 अनपेयर्ड। यहाँ क्रोमियम के केस में देख लीजिए, यहाँ पर 3 बचेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जो निकल करके आया वो बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं साथियों। आपका क्या इरादा है कि यह सीरीज कंटिन्यू की जाए? 1000 की टेस्ट सीरीज ये जो मैं चलाने के मूड बना रहा हूं, क्या मैं कंटिन्यू इसको करूं? अगर आप 1000 MCQ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी साथियों 100% पक्का है, सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल ही आपको बता रहा होगा कि तैयारी जबरदस्त हो जाएगी, बशर्ते आप हमें सहयोग जरूर करें, वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके और वीडियो को देख करके अपने साथियों को जरूर फॉरवर्ड कर दें। जर्मेनियम प्यूरिफाइड होता है, ये क्वेश्चन आपने NCERT में देखा होगा, और NCERT ये कहती है कि इसमें वैन आर्केल मेथड लगता है या जोन रिफाइनिंग लगती है। तो आप जान रहे होंगे कि इसमें जोन रिफाइनिंग जिरकोनियम, हाफनियम, जिरकोनियम और आपका जर्मेनियम है,
ये सब जितने भी हैं ये सब जोनल रिफाइनिंग के थ्रू, ठीक है, प्यूरिफाई किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान दिए। वैन आर्केल मेथड में अगर जाएंगे तो वहां पर जिरकोनियम हो जाएगा, टाइटेनियम जिरकोनियम वहीं से होते हैं। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ जानिए, ये गैलेना जो है ये पीबीएस होता है, साफ दिखाई दे रहा है ये पीबीएस है, और पीबीएस जो है वो ओर नहीं है, ये लेड का ओर है, एल्यूमिनियम का ओर नहीं है। साथियों ध्यान दीजिए, अमंगेस्ट द फॉलोइंग लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कहाँ पर होता है, तो आपको बताएंगे कि अगर पाई स्टार ऊपर हो गई, उसके बाद सिग्मा यहाँ स्टार यहाँ हो गई, फिर सिग्मा हो गई और एन आ गया, तो यहाँ से यहाँ पर ही लोएस्ट आ पाएगा। तो यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आईआर एब्जॉर्प्शन। आईआर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको बताएंगे द असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CS2 मॉलिक्यूल इज आईआर इज एक्टिव। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। द CO ग्रुप ऑफ एमाइड एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी ना लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी होगा, यही इन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल द वाइब्रेशन मोड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर आईआर एक्टिव, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो हम इंतजार कर रहे थे कब हमें मिल जाए, 43 वाले कब मिल जाए। मैंने पढ़ाया है अप्रोक्सीमेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी फ्रीक्वेंसी अपॉन न्यू, यही वाला हमारा फार्मूला सुपर फार्मूला है। और दोनों में डिफरेंस आपको फार्मूले में सब में दिख जाएगा, तो इस फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए। और ये आईआर स्पेक्ट्रम में फार्मूला प्रयोग किया गया है स्ट्रेचिंग को कैलकुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज को। ये फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी अपने भाइयों को, अपने साथियों की, कि फ्रीक्वेंसी कुछ याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी कुछ याद कर लीजिए। हम लोग इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। ये 1650 जो होती है ये आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड की होती है, जैसे बेंजल्डिहाइड की होती है। तो ए का ऑप्शन सेकंड जाना चाहिए। अब ए का ऑप्शन सेकंड हम मिला लेते हैं, कहीं और भी दिया, एक ही जगह दिया, एक ही जगह भी तो दिया है। तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन पर गंभीरता से, एक चीज और भी आप हमेशा नोट किया करिए जो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब 2 मैच कर जाएं और बाकी में मैचिंग ना हो तो फिर ऑप्शन जल्दी मिल जाता है, समय बचता है। देखो 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ये हमारा कंफ्यूजन नहीं। एक और मैच कर लेते हैं। ये 1695 से लेकर के 1715 तक की जो कंडीशन होती है वो केवल बीटा कीटो एस्टर में होती है, यानी ये हो गया आपका यहाँ पर 4। तो इसका मतलब ये दोनों जब मैच कर गए तो आगे हम बहुत ज्यादा पेन न लें, इसलिए क्योंकि समय को बचाएं। बाकी आपको करना है तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें जाकर के सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आप स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। अब क्या करना है कि रीजनिंग इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये ट्रू है, तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑल द आइटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों ट्रू हो गए। रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस नहीं मोर होता है, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू है। 1 और 2, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जा रहा है। तो साथियों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? उम्मीद है कि क्वेश्चन का लेवल आपको अप टू द मार्क दिखाई दे रहा होगा। व्हेन द कार्बन एटम इन द कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट इज बॉन्डेड टू, अगर भाई सिंपल सी बात है कि अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अंदर 2 अदर एटम से बना होगा, तभी 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 एटम होंगे भाई, एक डबल बॉन्ड से होगा और दूसरा वाला जो होगा वो आपका 2 एटम अलग होंगे और एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो इसका मतलब टोटल एटम, अगर मान लो हाइड्रोजन भी हम यहाँ पर ले लेते हैं तो ऑप्शन हमें यहाँ पर 1 2
3 समझ में आना चाहिए, तो आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन एकदम हट करके हैं, बहुत ही अच्छे एसपी। और अगर हम एसपी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, दोनों कहाँ दिखाई देंगी, तो मैं आपको बताने की बात करूँ, यहाँ पर मिथाइल एसिटाइलिन को अगर हम लोग देखते हैं, विनाइल एसिटाइलिन को देखें और मिथाइल एसिटाइलिन देखें, तो दोनों में समझ में आ जाएगा। दो एसिटाइलिन में तो नहीं है, और चूंकि मिथाइल एसिटाइलिन में भी संभावना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक लगा, तो इसमें भी नहीं है। विनाइल देखें CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर sp2 आ जाएगा और यहाँ पर आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, इस बात का ध्यान दो। तो ये इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 48 पर चले आते हैं। इसमें तो विनाइल एसिटाइलिन एग्जाम्पल होगा, क्योंकि विनाइल एसिटाइलिन में ये वाला जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है विनाइल एसिटाइलिन, यानी कि अगर मैं विनाइल एसिटाइलिन की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा ये वाला बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ विनाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, और विनाइल ग्रुप हो गया आपका CH2, रुक जाइए, विनाइल है फिर एसिटाइलिन है, मतलब विनाइल है फिर एसिटाइलिन है, तो पहले मैं विनाइल लिख देता हूँ। विनाइल हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर CH हो गया 1 2 3, और फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH। तो यहाँ पर आपको ये sp हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाई दे रही है, तो आंसर नंबर आपका विनाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना सुपर क्वेश्चन। चलिए इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। कार्ब एनाइन इज द कार्ब एनाइन इन विच द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद अनसैचुरेटेड बॉन्ड शो द इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू। तो 48 वाले में अगर आप देखते हैं तो कार्बोनाइन में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन कंडीशन में है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। अनसैचुरेशन का मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड की जो मोबिलिटी है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेटिक यूनिमोलिकुलर, यानी SN1 की बात कर रहा है, और SN1 रिएक्शन इसमें कौन सी होगी, तो दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही है। दे प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस इन देम, तो इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट भी होता है। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप में होती है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन की पैटर्न देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो तारीफ करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना जानदार है, कितना शानदार है, कि ये रिएक्शन पहचाननी है कि कौन सी रिएक्शन है। तो 50वां क्वेश्चन आप नजर बिल्कुल दौड़ाइए, ए वाला, ये रिएक्शन जो आपको HCl जोड़ा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ेगा, एडिशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में से आना चाहिए। एक बार मैच करते हैं, ए के ऑप्शन पे मैं 4 लिख लेता हूँ। अब 4 वाले यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो चलिए फिर आगे करना। ये आपका कंडेंसेशन दिख रहा है, कैनिजारो, ये वो सॉरी ये रिएक्शन CH3 CHO, और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं कह सकते, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी। तो ये यहाँ पर आप रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये वाला आपका थर्ड हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका मैं थर्ड लिख देता हूँ। तो अभी तो ये 2 मैच कर गए हैं। उसके बाद इस रिएक्शन को देखते हैं, ये आपका आ जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रही है, तो यानी इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 आ गया यहाँ पर, बस हो गया काम, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें राइट मिल चुका है। तो जबरदस्त मिल चुका है, तो ए का ये हम ऑप्शन यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलते हैं इसी सीरीज को फिर आगे और बढ़ा लेते हैं। आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया क्वेश्चन को देखकर। ये क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में संभावित है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ये आ भी चुका है, 51 वाला क्वेश्चन अगर आप नोट कर पाएंगे तो ये आ भी चुका है एग्जामिनेशन के अंदर। इनमें आपको इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको समझना है, और कैसे आप इसको देखेंगे वो चीज भी आप इसको नोट कर लीजिए कि कार्बोकैटायनों को जो स्टेबिलिटी का क्रम है, स्थिरता का मतलब होता है
स्टेबिलिटी, तो 51 वाले पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अगर हम इसको देखें तो ये 3 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपका ये यहाँ पर इन दोनों में अगर फर्स्ट और इनको देखें तो ये एक दूसरे के रेजोनेंस में चले जा रहे हैं, तो इस लेकिन यहाँ पर मिथाइल से दूर जा रहा है, ये मिथाइल से पास में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का नेचर तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो CH ही रहा होगा ना, यानी कि यहाँ पर आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन रहा होगा और 2 डिग्री ये भी, लेकिन इसके पास में 3 है, इसके पास में, तो 2 इस वाले को हम प्रेफरेंस जो है वो 2 के बाद में थर्ड को लाएंगे और इसके बाद ये बेंजाइल हो गया, बेंजाइल नहीं पेंटाइल कार्बोकैटायन है, तो पेंटाइल अब चूंकि अंदर डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो अब कंडीशन आपकी आ जाती है कि इसका मतलब हुआ कि फिर ये सबसे वीक हो जाएगा क्योंकि इसी के कार्बन पे यहाँ रिंग पर है। तो 51 वाले का जो ऑप्शन बनना चाहिए वो ऑप्शन बी बनना चाहिए, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, ठीक है ना। यानी कि दूसरा आपको पहले लेना पड़ेगा क्योंकि वो 3 डिग्री में चला जा रहा है और इसके बाद ये दोनों सेम कैटेगरी में है, बस डिफरेंस पोजीशन का है, जितना दूर जाएगा उतनी ही स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी, ये बात भी आपको नोट करना, और यहाँ पर स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें एक रीजन बन सकता है इलेक्ट्रॉनों के, तो फिलहाल स्टेरिक हिंड्रेंस परफेक्ट आंसर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 51 का आपको क्या दिखाई देगा, बी ऑप्शन दिखाई देगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, ये हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, डी वाला ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर हमें 53 वाले पर अगर हम जाते हैं तो इसको अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल बन रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ Br लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर भी Br और यहाँ CH3, तो सिस बन गया, इसका अपोजिट बना दो ट्रांस बन जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस पर विचार करना है आपको। इस पर क्या विचार करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 पर अगर आप विचार करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ए और बी के, ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी ये क्या है एक दूसरे के, देखो एक चीज आपको बताने, एक दूसरे के अगर मिरर इमेज नहीं है और फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कंपाउंड जो है वो आपके डायस्टीरियोमर्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। तो ए बी सी एंड डी आर द डायस्टीरियोमर्स, तो चेक कर लेते हैं, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ए वाला ऑप्शन सही, ए बी सी डी आर द डायस्टीरियोमर्स, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चल रहे हैं, जरा क्वेश्चन को समझने में थोड़ा समय दीजिए आप। उसके बाद कह रहा है कि बी एंड सी आर द थ्रियो आइसोमर्स वाइल ए एंड डी आर द डायस्टीरियोमर्स। अब इसको मिलान करना पड़ेगा कि क्या ऐसा है, थ्रियो में कंडीशन ऐसी है तो ई मतलब थ्रियो में अपोजिट होना चाहिए, तो बी और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, सवालिन उत्तर नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका भी सही नहीं हो पाया। ए एंड सी डी आर द इनेंशियोमर, ए सी ठीक है बिल्कुल सही, और डी इनेंशियोमर है बिल्कुल सही, यानी कि अब हमें इसमें जो ऑप्शन समझ में आ रहा है वो 1 और 3, ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आ रहे हैं कि सही है, तो हम यहाँ पर ओनली 1 एंड 3 आर द करेक्ट पर चले जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन की आप जरूर सराहना करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कायरल कार्बन हमें ढूंढना पड़ेगा, और कायरल कार्बन हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप नोट करिए। देखो एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये पूरा ग्रुप अलग हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं, तो बी वाला ऑप्शन हमें फिर यहाँ पर राइट ऑप्शन दिखाई देता है, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन दिखाई देता है। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 56 में हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले तो आपको ये बताएं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो एक सिस और ट्रांस तो ये हो ही गए, और सिस ट्रांस होने के बाद आपको एक चीज और नोट करवा देता हूँ, यहाँ पर H हो गया और यहाँ
यहाँ पर आपका CH, फिर यहाँ OH हो गया और ये CH3, एक सिस ट्रांस तो 2 हो गए, फिर इसके बाद एक डी फॉर्म बनेगा कैल फॉर्म, यानी टोटल 4 बनेंगे, यानी कि 2 सिस ट्रांस और 2 आपके डी और एल, टोटल 4 आइसोमर्स तैयार हो जाएंगे यहाँ पर, है ना क्वेश्चन जबरदस्त। इसके बाद आ जाइए व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब ग्लाइसिन को हीट करते हैं तो डाई कीटोपिप्राइजीन बनता है, इस बात को आप नोट करिए कहीं पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला है। डाई कीटोपिप्राइजीन बनता है जब ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आपस में आमने सामने से टकराएंगे, यानी अगर आपने ग्लाइसिन का फार्मूला देखा है तो ग्लाइसिन का यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH हो जाता है, यहाँ पर भी आपका CH2 और यहाँ पर COOH हो जाता है और यहाँ पर आपका NH2, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, इसे डाई कीटोपिप्राइजीन बोलते हैं। प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, प्रोटीन किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो बायोरेट टेस्ट देती है, हेलर टेस्ट देती है, हाइड्रोजन भी देती है, लेकिन ल्यूकास टेस्ट नहीं देती है, क्योंकि ल्यूकास एल्कोहल का टेस्ट है और एल्कोहल का ये टेस्ट नहीं देती, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन फिर ऐसे बढ़े हैं, विटामिन के जो होती है, अब आपको नोट करना पड़ेगा 59 पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। विटामिन के जो होती है, ये विटामिन के क्या होगी आपको समझना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी एंटी हीमोरेज हो गई, यानी ए का 4 हो गया, तो ए का 4 तो अभी हमें यहाँ दिख रहा है, अभी और भी देख ले नीचे कहीं और तो नहीं है, नहीं यही में दिख रहा है। चलिए ये हो गया, विटामिन बी जो होती है वो बेरी बेरी हो गई, ए हो गया, विटामिन सी एस्कॉर्बिक हो गया, विटामिन डी एंटीरेटिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका 2 बिल्कुल सही है, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन जा रहा है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। इसके बाद आइए, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो साथियों कैसे लगे ये क्वेश्चन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और आपका सिलेक्शन भी कंटिन्यू रहे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए। तो सीरीज कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।